दोस्तों, जुल्मी जो होता है, जुल्म करने से पहले काफ़ी सारे तौर तरीके वाला प्लान बनाता है, लेकिन उसका तौलान तब धरा का धरा रह जाता है जब पुलिस करगंडे उस तक पहुंच पाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से वह खुद ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने आती है तो सिर्फ एक टुकड़ों में आती है, जिससे देखकर और लोग सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मऊ ज़िला, और ठीक थाना है अब गोपगंज। मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 13 मार्च का है। अब वही लगभग सुबह का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त गोपगंज थाने के थाना प्रभारी को एक सूचना मिलता है। सूचना मिलने के बाद अब पता चलता कि ठीक जो होता है, जो डाडी पुल है, उसी पुल के नीचे जो होता है इधर एक इंसान के अब 2 टांगे पड़े हुए हैं। इस तरह की खबर पाने के बाद इधर थाना के थाना प्रभारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद जो होता ठीक है, अब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि सही में एक झाड़ी है, उसी झाड़ी के बगल जो होता है एक इंसान के 2 टांगे पड़ी हुई हैं। और पुलिस की टीम देखकर ही पूरी तरह से यकीन कर लेती कि बस यह टांगे किसी महिला के हैं। और पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से घटना का समीक्षण करती है। तो वहाँ से कुछ दूर पर एक जो होता है विशाल मेगा मार्ट का इधर एक कैरी बैग पड़ा होता है, और बगल में एक पिट्ठू बैग पड़ा होता है, और सामने ही कुछ दूर पर एक टूटा फूटा मोबाइल पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सारे सबूतों को देखती है, देखने के बाद भी यकीन नहीं करती है कि आखिर इस महिला का शिनाख्त अब भी हो पाएगा, क्योंकि वह सिर्फ टांगों की वजह से शिनाख्त होने में काफ़ी सारे चैलेंज बन रहे थे। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब घटनास्थल से कुछ दूर पर ही जाकर तौर तरीके से अपने हिसाब से निरीक्षण करती, कहीं पूरा हिस्सा जल्द अगर बरामद हो जाए तो हमारे लिए केस सुलझाने में काफ़ी आसान हो जाए। और पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी सहयोगी को लेती है अपने हिसाब से। अब उस इलाके में जितने भी झाड़ी होते हैं, जितने भी तालाब होते हैं, जितने भी बगीचे के नीचे खाली झाड़ियाँ होती हैं, सभी पुलिस की टीम अपने हिसाब से गश्त मारती, लेकिन कहीं पर भी उस टांगे के अलावा कोई और भी अंग पुलिस को बरामद नहीं होता है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद जो होता है इधर पुलिस की टीम सारे सबूत को इकट्ठा कर लेती है और इधर थाने अपने जब आती है। आने के बाद पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है जब यह अंग बरामद किए गए होते हैं तो उस समय क्या इस महिला का शिनाख्त कोई कर पाया था। लेकिन पुलिस की टीम भी उलझन पड़ जाती है, और तभी इसी बीच थाना में ही एक और सूचना प्राप्त होता है, और पता चलता कि ठीक जो होता है यहाँ से कुछ दूर पर ही एक सराय लक्ष्य लगता है। उसी के पास जो होता है एक बहुआ गोदाम है। उसी गोदाम के पास जो होता है किसी युवती का सिर बरामद हुआ है, और साथ में वहाँ से कुछ दूर पर ही मऊ कोतवाली के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन है। उसी स्टेशन के पास जो होता है इधर किसी लड़की के पूरे हिस्से बरामद होते हैं, जिसमें 2 टांग और साथ में सिर भी गायब होता है। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो, यह दोनों जो टांगे हैं, दोनों टांगे यही जो होता सराय लक्ष्य के ही जब हुआ गोदाम उसके पास मिले हुए सिर, और साथ में अब मऊ कोतवाली के स्टेशन के पास मिला हुआ इधर पूरा का पूरा धड़ मैच कर रहा है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तीनों को इकट्ठा कर लेती है, घटना पर पहुँच कर तरह तरीके से मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर सभी पार्ट को इकट्ठा कर लेती है। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आप भी कोई इस महिला का शिनाख्त कर पाएगा, लेकिन वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं अब सर देखने के बाद भी उस महिला का शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। पुलिस की टीम तीनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है।
और पुलिस का जो मकसद होता है सबसे पहले यही होता कि जल्द जल्द इस महिला का शिनाख्त अब किया जाए और इस महिला के हत्यारे तक पहुंचा जाए। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले फ़ोटो शूट करवाकर अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं और साथ में ज़िले में थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है और यह भी पता करने लग जाती, पता करो कहीं पर किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। और दूसरी टीम जो होती है अब इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट का जो कैरी बैग होता है उसका पता निकालती है और पता चलता विकास मेगा जो मार्ट का जो कैरी बैग होता है शहादतपुरा में एक शोरूम होता है विशाल मेगा मार्ट का, वहीं का होता है। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है अपने दल बल टीम को लेती है और शहादतपुरा में पहुंच जाती है, विशाल मेगा मार्ट में घुसती है और मार्ट में घुसने के बाद जो होता है कैरी बैग दिखाती है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं कैरी बैग को देखते हैं तो उसी समय अपनी बैग का नाम से पहचान कर लेते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ पर सिर की स्थिति को जब दिखाती है फ़ोटो के द्वारा तो कर्मचारी जब देखते हैं उसी समय अब उसी सीसीटीवी के तहत जो होता है निगरानी करना शुरू कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि ठीक जो होती है यह महिला यहाँ पर आई हुई थी तो तरीके से शॉपिंग कर कर फिर यहाँ से चली गई। लेकिन पुलिस को वहाँ जो होता है ना उस महिला का नाम मिलता है ना पता मिलता है। पुलिस की टीम के सामने और एक चैलेंज आ जाता है, लेकिन पुलिस के पास जो होता है एक मोबाइल बरामद होता है और वह टूटा फूटा होता है। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है अब सबूत के जरिए के तहत उस मोबाइल को उसी समय सर्विलांस पे कैसे न तैसे लगवाती है, उसके सिम के बारे में जानकारी जब लेना शुरू कर देती है तो पता चलता उसमें जो सिम होता है उसका रजिस्ट्रेशन ठीक इधर एक ज़िला है मऊ और ठीक उसी में ही एक सलाहाबाद जाना माना शहर है और ठीक उसी से ही जुड़ा हुआ एक गाँव है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं सधरानंद उपाध्याय, उनकी अपनी बेटी होती है कशिश जिसके नाम से वह सिम रजिस्टर होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए होता है अब सहालाबाद पहुंच जाती है और सहालाबाद जब पहुंचती है तो उपाध्याय के परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है और सधरानंद उपाध्याय और उनकी जो पत्नी होती है पुलिस की जो टीम होती है उनके सामने जब पहुँचती है अब उनसे यही कहने लग जाती कि आपकी बेटी का क्या नाम है। तो वह कहने लग जाते कि साहब हमारी एक अपनी बेटी बची हुई है जिसका नाम इधर अब कशिश है, जो ठीक जो होता है अब 2 दिन पहले अपनी सहेली से मिलने के लिए बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ से निकली हुई थी, लेकिन अभी तक जो होता है उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस की टीम कह देती कि एक बार अपनी बेटी अब कशिश के मोबाइल नंबर पर कॉल करो। अब इधर जैसे ही आप बात सुनने के बाद वहाँ पर पुलिस टीम के द्वारा मुँह से बात सुनकर अब इधर सधरानंद उपाध्याय चौंक जाते कि आखिर पुलिस की टीम हमारे सामने इस तरह की बात क्यों कर रही है। और यह बात मानते हुए सधरानंद उपाध्याय जो अपना मोबाइल निकालते हैं और अपनी बेटी कशिश के मोबाइल पर कॉल कर देते हैं और बंद बता देता और चौंक जाते कहने लग जाते कि साहब क्या बात है, हमारी बेटी के बारे में आप लोग इस तरह की जानकारी आप क्यों ले रहे हैं। और इधर वहाँ पर खड़े जो थाना प्रभारी होते हैं सधरानंद उपाध्याय से यही कहने लग जाते कि हमें जो होता है एक युवती की डेड बॉडी जो होता है जाकर ठीक जो गोपागंज थाना पड़ता उसी के पास एक टांडी पुल पड़ता वहीं पर काफ़ी सारे पार्ट बरामद हुए हैं, उसके सिर बरामद हुए हैं। उसी के पास हमें एक मोबाइल बरामद हुआ है, एक बार हमारे साथ आप लोग थाने चलिए। यह बात जैसे सधरानंद उपाध्याय सुनते हैं उसी समय हैरान और परेशान जैसे अपनी पत्नी को लेते हैं और लेकर थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी के पार्ट को वहीं काफ़ी सारे फ़ोटो जो होता है सधरानंद उपाध्याय के सामने रख देती है और जैसे बॉडी के पार्ट और सिर को देखते तो वहीं पर दहाड़ी मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर देते, कहने लग जाते कि साहब या तो हमारी अपनी बेटी अब कशिश है, आखिर इसके साथ या कैसे हो गया। पुलिस की टीम तो तरीके से उनको भरोसा दिलाती है और यकीन दिलवाती है। तो तरीके से यकीन और भरोसा होने के बाद जो होता है इधर जो होता खुद पुलिस की टीम उनसे पूछने लग जाती कि आखिर जो होता है आपके परिवार में क्या किसी से आपका दुश्मनी था या कोई आपकी बेटी का दुश्मन बना बैठा हुआ है। यह बात सधरानंद उपाध्याय जब सुनते कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी का सिर्फ एक ही सहेली है जिसका नाम सुमन होता है जो शहादतपुरा में रहती है। और पुलिस की टीम जो होती है जैसे ही अब सुमन का नाम सुनती है, सुमन का नाम सुनने के बाद एक टीम लेती है और सुमन के पास पहुंच जाती है और टीम जो होती है अब सुमन से ही उसके घर पर पूछताछ करती है और सुमन कहने लग जाती कि साहब अभी 2 दिन पहले जो होता है कशिश हमसे मिलने के लिए मौके पर आई हुई थी लेकिन वहाँ से चली जाती। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि आपको लग रहा है क्या कि इधर कशिश के साथ कोई ऐसा कारनामा कर सकता है तो उसका अपना करीबी ही होगा। यह बात सुमन जब सुनती उसी समय उसको शंका होने लग जाता, कहने लग जाती कि साहब कशिश का ही एक अपना करीबी
अब दोस्त होता है जिसका नाम दीपक होता है, जो ठीक इसी इलाके में रहते हैं। और पुलिस की टीम जैसे पता पाने के बाद एक टीम लेती है और ठीक दीपक के कमरे पर पहुंचती है, लेकिन वहां तो दीपक का पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है दीपक का मोबाइल नंबर ले लेती है, उसके मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा देती है और सर्विलांस के जरिए पता चल जाता कि दीपक इस समय जो होता है इसी मऊ के ही एक जाने माने जो मिर्ज़ा हाजीपुरा है उसी में एक TVS एजेंसी उसी मौके पर काम पर लगा हुआ। पुलिस की टीम पहुंचती, वहीं से दीपक को कस्टडी में लेती है और लेने के बाद अब थाने पहुंच जाती है। और दीपक के सामने जैसे सारा CDR DTL और लोकेशन निकाल के रखा जाता है तो इधर अपने आप को काफ़ी बगलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की टीम उसके हिसाब से उसके चेहरे को देखकर पहचान लेती है कि आखिर दीपक अब चाहने वाला क्या है। पुलिस की टीम वहीं दीपक के सामने शक्ति दिखाती है और दीपक जो होता है इधर कशिश का हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेता है, लेकिन जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद किसी को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना ज़िला है मऊ और उसी में ही एक चिरैया कोटा जाना माना कस्बा भी लगता है। उसी से हुआ एक सलाहाबाद जाना माना इलाका पड़ता है और जो ठीक जो होता है इधर सराय लक्ष्मी थाने से जुड़ा हुआ है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं श्रद्धानंद उपाध्याय। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी होती है कमल और छोटी बेटी होती है इधर कशिश और एक छोटा इकलौता बेटा होता है जिसका नाम विशाल होता है। लेकिन समय के हिसाब से श्रद्धानंद उपाध्याय जो होते हैं अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इधर जो होता है खुद शंकर उपाध्याय का एक अपना खुद का चप्पल का दुकान होता है। लेकिन विशाल जैसे ही पढ़ाई अपनी सारी पूरी कर लेता है तो अपने पिता के साथ वह भी अब चप्पल की दुकान पर बैठना शुरू कर देता है और करने की वजह से अपने पिता का सारा हाथ बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सारी दुकान की जिम्मेदारी अब विशाल उठा लेता है। और विशाल जैसे ही पूरी तरह से अपने सारे काम धाम को चुन लेता है तो उसी वक्त जो होता है श्रद्धानंद उपाध्याय की जो अपनी बड़ी बेटी होती है अब इधर कमल भी पूरी तरह से शादी के दिल पर पहुंची होती है। श्रद्धानंद उपाध्याय को अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी चिंता होने लग जाता है और इधर कमल भी सोचती है कि हमारे परिवार के ऊपर जो होता है हमारी जिम्मेदारी ना पड़े, इसीलिए अब कमल जो होती है अपनी नौकरी के लिए पड़ जाती है। इधर तलाशी करती तभी मऊ के ही एक TVS एजेंसी होता है मोटरसाइकिल का, उसी में जाकर अब मौके पर कमल भी अब नौकरी करने लग जाती है। वहाँ से ठीक ठाक पैसे भी कमाने लग जाती है। समय के हिसाब से उसकी ज़िंदगी चल पड़ती है, लेकिन घटना से मात्र अब इधर जो होता है 6 साल पहले इधर कमल एक बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती है और उसी फैसले के तहत हमेशा हमेशा के लिए फांसी के फंदे पर जोड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन इधर जो होता है कैसे ना तैसे कर कर अपने घर को संवारते हुए श्रद्धानंद उपाध्याय जो होता है लग पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी अपनी दूसरी नंबर की जो बेटी होती है अब इधर कशिश भी अपनी नौकरी के लिए इधर पकड़ना शुरू कर देती। तभी मौके पर उसके नौकरी का जो ऑफ़र होता है जाकर जहाँ उसकी अपनी बड़ी बहन अब कमल काम करती थी वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाता है और जाकर वहाँ पर जो होता है अब इधर कशिश नौकरी करने लग जाती है। अब जब नौकरी करने लग जाती है तो उस कंपनी में काफ़ी लड़कों के साथ जो होता है कशिश की दोस्ती हो जाती है, उठका बैठका बन जाता है। कशिश थी बड़ी खूबसूरत, चंचल थी, बोलने चालने में एक नंबर थी, जिसकी वजह से उसके पीछे इर्द गिर्द काफ़ी लड़के मनाना शुरू कर देते हैं और इसी बीच कशिश के काफ़ी युवकों के साथ जो होता है रिश्ता भी पनप जाता है। और जब पनप जाता है तो इधर फैक्ट्री में काम करने वाले काफ़ी युवक होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मोहल्ले में चर्चे शुरू हो जाते हैं और इसकी खबर जाकर सीधे विशाल के कान में पहुँच जाता है। और जब खबर पाता है तो अपनी बहन को अपने कब्जे में रखने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो बहन होती है अपनी मौत भरी ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करती है और रंग लाती है, तो तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। और जब जीने लग जाती है तो और दोबारा जाकर इसकी खबर जो होता है विशाल कानों पहुंचता है और विशाल जब सुनता है तो उसी समय अपनी बहन के ऊपर काफ़ी पाबंदी लगाता है। अपने माता पिता को भी अपनी बहन के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो होता है दबाव मारना शुरू कर देता है। और इधर जो होता है कशिश अपनी खुला ज़िंदगी जीने के लिए अपने घर परिवार वालों से भी नफरत करना शुरू कर देती है। विशाल जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीने लग जाता है और ठीक 6 महीने पहले जो होता है विशाल अपनी जीवन लीला खुद ही अपने हाथों से समाप्त कर लेता है। और इधर कशिश अपनी ज़िंदगी खुला जीने के लिए बड़े खुशहाल तरीके से निकल पड़ती है, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई पहरा लगाने वाला होता नहीं है। इसी बीच जो होता है जिस फैक्ट्री में कशिश अब काम किया करती थी उसी फैक्ट्री में ही काम करने वाला होता है अब दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जो होता है ठीक है बलिया के ही
इधर बेलथारा का ही रहने वाला होता है, लेकिन मौके पर वह जो होता है मऊ के ही काजी ढाला पड़ता है, वहीं पर जो होता है एक कमरा लेकर मौके पर रहा करता था। और लेकिन इधर फैक्ट्री में जैसे जाकर कशिश से मुलाकात होता है, कशिश से मुलाकात करने के बाद कशिश से बड़ी जल्दी करीबी बना लेता है और दोस्ती हो जाता है। दोस्ती के नाते अब कशिश और साथ में दीपक दोनों बराबर घूमना फिरना चालू करा देते हैं और रिश्ता भी अब पनप जाता है। धीरे धीरे सिलसिला भी चलता है और जब सिलसिला चलने लग जाता है दोनों जो होता है अब इधर शादी का भी फैसला लेते हैं और शादी के तहत जो होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपना एक नया स्थान भी चुनाव कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है इसकी जानकारी जाकर अब कशिश की माँ को पता चल जाता है। पता चलता आए दिन जो होता है दीपक का हमारे घर क्यों आना जाना है और इसी के लिए जो होता है उसकी जो माँ होती है अब पूरी तरह से चुप हो जाती है। कहीं हमारे दोनों बच्चे जो होते हैं इसी वजह से इस दुनिया को छोड़ के ना चले गए हों, अब हमारी बेटी हमारे बोलचाल की वजह से यह भी दुनिया छोड़ के ना चली जाए और डर हो जाता है अंदर। और जिसकी वजह से कशिश की जो माँ होती है पूरी तरह चुप्पी साध लेती है और इधर कशिश पूरी खुले माहौल पा जाती है और दीपक को भी अपने घर भी बुलाना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो होता है अब दीपक के साथ प्रेम प्रसंग के तहत कोर्ट मैरिज कर लेती है और जाकर ठीक जो होता है अपने उसी मोहल्ले में एक दीपक खुद कमरा लेता है और उसी में जो होता है अब कशिश को भी बुलाना शुरू कर देता है और वहाँ कशिश से मुलाकात करने के लिए भी अब इधर कशिश के कमरे पर दीपक आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से घर में कोई रोक टोक भी नहीं रहता, बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं और गुजारते गुजारते कई सालों का वक्त निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो इसी बीच जो होता है अब दीपक को ही दूसरे एजेंसी से एक कॉल आ जाता है। पता चलता है जिस एजेंसी में दीपक काम करता है उस एजेंसी से ज़्यादा पैसा जो होता है दूसरे एजेंसी में मिल रहा और दीपक जो होता है उस नौकरी को उसी समय मौके पर निवाला कर देता है और दूसरे एजेंसी में जाकर दीपक काम करने लग जाता है। और कशिश उस एजेंसी में अकेली रहकर अपनी ड्यूटी निभाया करती थी और दोनों का टाइम जो होता है अब अलग अलग हो जाता है और दोनों एक समय जो होता है अपने कमरे पर रहा करते थे। लेकिन कशिश जो होती है जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में जो होता है इधर दीपक का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है और उसी दोस्त का ही एक और दोस्त होता है जिसका नाम विशाल उपाध्याय होता है। विशाल उपाध्याय जो होता है एक DCS छात्र का नेता होता है जिसकी वजह उसकी पहचान अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग उसके तौर तरीके से जानते हैं और मानते भी हैं। और विशाल उपाध्याय जो होता है अपनी रौक धौक जो होता है अपने इलाके में अब जमाए बैठा होता है। लेकिन आने जाने की वजह से विशाल का उस कंपनी में बड़ी जल्दी जो मुलाकात होता है जाकर इधर कशिश से हो जाता है और कशिश से जब दोस्ती होता है बड़ी जल्दी जो होता है दोनों एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं। और इधर कशिश अब विशाल उपाध्याय के साथ जो होता है इधर घूमना फिरना भी शुरू कर देती है और यहाँ तक कि दोनों के बीच रिश्ता भी पनप जाता है। और जब पनप जाता दोनों का सिलसिला यूँ ही चल पड़ता तभी इनकी जानकारी जाकर धीरे धीरे अब कशिश का जो अपना पति होता है दीपक को लग जाता और सनस रह जाता, अपनी पत्नी के ऊपर दबाव मारता है। लेकिन दबाव मारने के बावजूद भी जो होता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है कशिश अब दीपक के ही इरादे पे ना रहना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी सिर्फ विशाल के ही ज़िंदगी पर जीना चाहती थी। लेकिन समय जो होता है दोनों का एक करवट में रहकर ना बीत पाता है और समय के हिसाब से विशाल जो होता है अब धीरे धीरे कशिश को भी किनारा करना जब शुरू कर देता, कशिश जो होती है अब विशाल से भी किनारा कसना शुरू कर देती है। और इसी बीच कशिश का नज़र जाकर एक और युवक पे हो जाता है और युवक के साथ जो होता कशिश का भी रिश्ता पनप जाता है। और रिश्ता पनपने के बाद इसकी जानकारी विशाल को लगता है। विशाल समझ जाता कशिश ने हमारे साथ दगाबाजी की, क्योंकि वह अपने पति की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी। और विशाल जो होता है अब इधर कशिश से भी खुन्नस खाए बैठ जाता है। दूसरी तरफ दीपक पूरी तरह से बदनामी की वजह से अपने इलाके में रह नहीं सही पाता है और जब रह सही नहीं पाता तो अपनी पत्नी को समझाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन उसकी कोशिश जो होता है कशिश के ऊपर कोई भी रंग ना ला पाता है। कशिश अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी युवकों के साथ भी अब दोस्ती बना लेती है और इसकी भनस जाकर हर बार दीपक को लग जाता। दीपक बदनामी की वजह से कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। तभी उसी वक्त दीपक अब ठान के बैठ जाता है कि अब जिसकी वजह से हमारी बदनामी हमारे इलाके में हो रही है उसको तो हम ठिकाने से लगा कर ही रहेंगे। और इसी बात को लेकर अब दीपक अपने मन में एक बड़ा ही खतरनाक षड्यंत्र बना बैठता है। वह समझ जाता कि हमारा साथ देने के लिए अब इधर जो होता है कशिश का अपना जो प्रेमी होता है अब विशाल उपाध्याय ही काफ़ी है। और विशाल उपाध्याय के पास जाता है और जाने के बाद जो होता है खुद इधर कशिश की बेवफाई के बारे में विशाल के सामने जब जिक्र करता है विशाल भी उसी समय ठान के बैठ जाता है जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई हुई थी, आज वही हमारे साथ दगा कर रही है तो उसको तो हम रास्ते ठिकाने लगा बैठेंगे। और इधर विशाल और साथ में दीपक दोनों मिलकर अब जो होता है बड़ा खतरनाक प्लान के तहत कशिश को भी रास्ते से हटाने के लिए अब प्लान बना बैठते हैं।
अभी जैसे ही अब 12 मार्च साल 2015 का ही दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी वक्त दीपक जो होता है एक पत्नी होने के नाते कशिश के पास फ़ोन कर देता है और कशिश फ़ोन को रिसीव करती है और दीपक कशिश को कहने लग जाता है कि आज हम तुमसे कुछ मुलाकात करना चाहते हैं, काफ़ी अर्जेंट बात है और हम कहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। और कशिश को बार बार यही कहता है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, मिन्नत करता है। और कशिश ज्योति पति होने के नाते तुरंत उसकी बात को मान लेते हैं, हमें भर लेती है। और रात को जैसे ही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त कशिश ज्योति है अब दीपक के कमरे पर पहुंच जाती है। और जब कमरे में घुसती है, पहुंचने के बाद जो होता है अब कशिश और इधर दीपक दोनों सहमति जताते हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्ता भी पनपा लेते हैं। और इधर चंद घंटे के अंदर जो होता है कशिश पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाती है। सोते हुए अवस्था को देखकर दीपक के मन में एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र आ जाता है और दीपक उसी वक्त विशाल के पास फ़ोन कर देता और विशाल खबर पाता है रात को लगभग 1 बजे के आसपास दीपक के कहने पर और दीपक के ही बेडरूम में घुस जाता है। और दीपक और विशाल दोनों अपने हाथ में तेजधार हथियार लेते हैं और वहीं पास खड़े हो जाते हैं। और दीपक जाता है वहीं गला दबाकर इधर कशिश की हत्या कर देता है। फिर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों लकड़ी काटने वाले वस्तु से ही कशिश के कई पार कर देते हैं और बॉडी को इधर जो होता है कैरी बैग में लेते हैं और लेने के बाद बाइक के सहारे दोनों जो होते हैं अब ले जाते हैं। ले जाने के बाद ठीक जो होता है गोपागंज के जो डाली पुल पड़ता है वहीं पास झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में ले जाकर पैर कशिश के डम कर देते हैं। कुछ दूर पर ले जाकर सर भी डम कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है सराय लक्ष्य के पास जो बकुआ गोदाम पड़ता है वहाँ पर पूरा सिर डम कर देते हैं और मोबाइल तोड़कर जो होता है वहीं झाड़ी में छुपा देते हैं। फिर अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और दोनों सोच लेते हैं अपनी ज़िंदगी जो होती अब बड़े खुशहाल तरीके से बीत पाएगी। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर अब दीपक रखता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा भी हिल जाता है। अब दीपक के तरीके पर विशाल को भी अपनी कस्टडी में ले जाता है। पुलिस की टीम दोनों को कस्टडी में लेती है, लेने के बाद ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।